इंडक्टर के प्रकार या प्रेरक के विभिन्न प्रकार। हमने अभी तक इंडक्टर के बारे में पढ़ा, अब इंडक्टर के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको 7 प्रकार के यहाँ पर इंडक्टर दिए हुए हैं, मगर हमारे सिलेबस में ये 7 प्रकार के नहीं हैं। तो हम जो हमारे सिलेबस में हैं उसका अच्छी तरह से स्टडी करेंगे यहाँ पर, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको एक बार हम केवल देखेंगे। अच्छा, यहाँ जो मटेरियल है वो इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा, तो आप अभी हाथ नोट कर लें, क्योंकि ये आगे के जो मटेरियल मिलेंगे आपको इसे चलेंगे वो इंग्लिश में सारे हैं। तो जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप हाथों हाथ नोट कर लें, ये हिंदी में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए सभी, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, और सबसे पहले आप लिखिए प्रेरक के विभिन्न प्रकार। ठीक है ना। उसमें सबसे पहला है हमारा एयर कोर इंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वायु को वायु कोर प्रेरक। एयर कोर इंडक्टर जो होता है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं है, कॉइल है जिसके बीच में खाली जगह है। इसको हम इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि देखिए इसके अंदर जो कोर होती है, उसमें कोर को एयर के रूप में एयर को कोर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि एयर भी मैग्नेटिक फ्लक्स एयर के अंदर भी स्थापित हो सकता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, एयर के अंदर स्थापित होगा, और उसका जो सिंबल है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसका सिंबल बना लीजिए आप। अच्छा, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले एयर कोर इंडक्टर में, कि इसके अंदर कोर नहीं होती है। पहली चीज क्या है इसमें, इस इंडक्टर में कोर नहीं होती है। थोड़ा स्पीड से लिखना। सर सर वायु के अंदर तो इसका चुंबक फ्लक्स 0 होता ना, म्यू 0। नहीं होता, नहीं होता। नहीं, अपन ने पिछली साइड पढ़ा था म्यू 0 से लेके म्यू आर तक, मतलब म्यू वायु जीरो, में या निर्वात में। नहीं नहीं, म्यू जीरो के अंदर भी फ्लक्स घनत्व होता है। ये सॉरी, वो चुंबकीयशीलता है जो आप बात कर रहे हो, म्यू जीरो और म्यू आर। तो चुंबकीयशीलता निर्वात में भी होती है, एयर में भी होती है, पानी में भी होती है, हर जगह होती है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स को धारण करने का गुण है गुण। ना। वो कितना ज्यादा फ्लक्स उसके अंदर धारण कर सकता है आसानी से। यानी जैसे आप चालकता पढ़ते हो विद्युत धारा के प्रतिरोध के केस में, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ के अंदर आप विद्युतशीलता पढ़ोगे, चुंबकीयशीलता पढ़ोगे, सॉरी। ठीक है ना। तो उसका मान भी कुछ ना कुछ होता है। इसलिए बोला जाता है कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स रेखाएं हैं वो हर चीज के अंदर स्थापित हो सकती है, हर वस्तु को एक दूसरे से क्रॉस कर सकती है, वो रुकती नहीं है। वो अगर दीवार होगी तो दीवार के भी आर पार चली जाएगी। इसी कारण आपके जितने सिग्नल्स हैं फोन के, टेलीफोन्स के, वो मैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, जो बीच में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आने के बाद भी उनको क्रॉस कर जाती है और आपके मोबाइल तक पहुंच जाती है। ठीक है। इसमें दूसरी चीज है, देखिए these inductor offer high reluctance path for the magnetic flux, hence less inductance। यानी जो आपकी वायु होती है उसका रिलक्टेंस, जो आपने रिलक्टेंस पढ़ा था ना, वो ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो एज ए ये मैं मान सकता हूँ कि उसका फ्लक्स के मार्ग में बाधा ज़्यादा होगी। अगर फ्लक्स के मार्ग में बाधा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स का मान होगा मगर थोड़ा कम होगा, और कम होने के कारण क्या होगा, वहाँ फ्लक्स भी कम होगा। अब फ्लक्स कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सॉरी इंडक्टेंस भी कम होगा। अब इंडक्टेंस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, तो वहां फाई इसके प्रोपोर्शनली है, तो फ्लक्स कम होगा तो एल का मान भी कम होगा। नेक्स्ट है इसका कि जो एयर कोर इंडक्टर होते हैं उनका जो साइज होता है, जो ये क्रॉस एरिया होता है, या ये बोल सकता हूँ जो कॉइल है वो बड़ी हो सकती है, जिससे क्या होगा, वहां फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि एरिया बढ़ा के मैं वहां डेंसिटी बढ़ा सकता हूँ। अब देखो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इनका उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस जैसे टीवी, रेडियो, रिसीवर में किया करते हैं। तो इनको हाई फ्रिक्वेंसी पर उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि क्या होगा कि इसके अंदर जो एयर कोर है वो क्या होगी, हाई फ्रिक्वेंसी पर भी उसके अंदर क्या होगा, हिस्टोरिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस नहीं होते हैं। तो वो लॉसेस ना होने के कारण क्या हो सकता है, इसका ये गर्म कम होगी, और कम गर्म होगी तो ये हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज की जा सकती है। तो लिख लीजिए इसका इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में करते हैं, और टीवी और रेडियो रिसीवर इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक और आयरन कोर इंडक्टर। लोहा क्रोड प्रेरक बोलते हैं इनको हिंदी में। लोहा लोहा क्रोड प्रेरक। इसमें एक लोहे के टुकड़े के ऊपर हमारी वाइंडिंग लपेटी हुई होती है, इसलिए इसे आयरन कोर इंडक्टर बोला जाता है। इसका सिंबल यहाँ दिया हुआ है, देखिए आयरन कोर का जो सिंबल होता है उसमें दो लाइनें खींची हुई होती है, जो कि ये दिखाता है कि ये आयरन कोर इंडक्टर है। अब चूंकि लोहे की परमेबिलिटी एयर की तुलना में या अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक होती है, तो इस कारण इनका इंडक्टेंस भी हाई होता है। मगर अब देखिए इसमें एक इसका डिसएडवांटेज है कि हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस अधिक होते हैं। हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस हमने पढ़ लिया है, जिसमें वो चुंबक के प्रभाव को नेग्लेक्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है वो हिस्टेरिसिस होता है। और एडी करंट लॉसेस क्या होता है कि जैसे ये लोहा है, इसके अंदर जैसे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ और इसका मान परिवर्तित होता है, तो इस लोहे के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे से सर्किट्स बन जाते हैं, शॉर्ट सर्किट्स, जिसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और करंट प्रवाहित होती है। और इस करंट के कारण क्या होता है, आपके ये कोर गर्म हो जाती है।
तो एडी करंट लॉस के कारण भी कोर गर्म होती है और हिस्टेरेसिस लॉस के कारण भी कोर गर्म होती है। तो इससे क्या होता है, इनका हाई फ्रीक्वेंसी पर इनका उपयोग करने पर ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे और वाइंडिंग को जला देंगे। तो इसलिए इनका उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका फेराइट कोर इंडक्टर। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा फेराइट कोर इंडक्टर। ये इसके अंदर जो कोर होती है वो फेराइट मटेरियल होता है आपका। फेराइट मटेरियल क्या होता है आपका, मेटल ऑक्साइड और सेरेमिक जो मटेरियल है उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक फेराइट मटेरियल बनाया जाता है। तो इस मटेरियल का आप कोर उपयोग करते हो, इसलिए इनका नाम रखा गया है फेराइट कोर इंडक्टर। अब देखिए फेराइट कोर का क्या लाभ है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो फेराइट कोर का परमेबिलिटी अधिक होती है, इसलिए वहाँ इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, या मैं ये बोल सकता हूँ फ्लक्स ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। पर साथ ही में जिस तरह से आयरन में हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस अधिक होते हैं, तो इसमें ये चीज़ नहीं होती, इसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस अधिक नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी पे कर सकते हैं। यहाँ देखिए फेराइट मेटल का मिक्सचर दिया हुआ है और एक एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है। फेराइट मेटल इज द मेटल ऑक्साइड सेरेमिक बेस अराउंड ए मिक्सचर ऑफ फैब्रिक ऑक्साइड। यानी आपका जो फेराइट्स होता है वो मेटल ऑक्साइड सेरेमिक का बेस के ऊपर आप फेरिक ऑक्साइड को मिलाकर आप बनाते हो। इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पर Fe2O3। अब देखिए ये फेराइट्स जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट फेराइट्स और हार्ड फेराइट्स। यहाँ सॉफ्ट फेराइट्स का यूज ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इससे हिस्टोरेसिस लॉसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल इंडक्टर। देखिए अभी तक जो हमने पढ़े थे वो सब फिक्स इंडक्टर थे, उनका इंडक्टेंस का मान फिक्स रहता है। अब हमें कहीं पर ऐसी इंडक्टर की भी आवश्यकता पड़ती है जहां हमें इंडक्टेंस का मान चेंज करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एयर कोर इंडक्टर बनाते हैं और उसके बीच में आयरन की कोर को मूवमेंट करवाते हैं। तो देखिए जब ये बाहर की ओर होगा तो इसमें रिलक्टेंस अधिक होगा और फ्लक्स का मान कम होगा, और फ्लक्स का मान कम होने से आपका इंडक्टेंस कम होगा। और जैसे ही आप आयरन की कोर को इसके अंदर मूव करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर फ्लक्स का मान बढ़ेगा और आपका यहाँ पर इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आयरन कोर को मूव करा के आप अलग अलग इंडक्टेंस प्राप्त कर सकते हो एक एयर इंडक्टर से।
इसका सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, और ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं। इस प्रकार के इंडक्टरों का उपयोग हम हाई फ्रीक्वेंसी के एप्लीकेशंस जैसे कि रेडियो आदि में करते हैं। ये सामान्यतः 10 नैनो हेनरी से 100 मिली हेनरी की रेंज में मिल जाते हैं। अब देखिए ऊपर के 4 जो थे वही हमारे सिलेबस में थे। अब बाकी ये आप चाहें तो नोट ना करें, बस आप एक बार देख लीजिए ये क्या होते हैं। शॉर्ट इनका इंट्रो देखेंगे हम, शॉर्ट शॉर्ट इंट्रो देख लेंगे। टोरोडल कोर इंडक्टर, ये क्या होता है कि आपके एक राउंडेड बेस के ऊपर वाइंडिंग की भी होती है इसके अंदर। अब इस तरह से राउंडेड तरह के कोर का उपयोग करने से क्या होता है, इसके अंदर लीकेज फ्लक्स जो होता है बहुत कम होता है। और ये जो कोर होती है ये फेराइट्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है बॉबिन बेस इंडक्टर। बॉबिन बेस इंडक्टर में क्या होता है, ये आपका एक तरह का सांचा होता है जिसको बॉबिन बोलते हैं, जिसके दोनों साइड इस तरह से रोकने के लिए डिस्क होती है और बीच में एक सिलेंड्रिकल पाइप टाइप से आपका होता है, इसको बोलते हैं बॉबिन। और इसके ऊपर जो हम कॉइल को लपेटते हैं और जो हमको इंडक्टर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम बॉबिन बेस इंडक्टर। इसका उपयोग स्विच मोड पावर सप्लाईज में किया जाता है, जैसे आपका यूपीएस हो गया, इन्वर्टर हो गया, है ना, जहां पर हाई पावर की रिक्वायरमेंट है, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट है और हाई वोल्टेज आते हैं या ज़्यादा पावर आती है, वहां पर बॉबिन टाइप्स इंडक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मल्टी लेयर इंडक्टर। इसमें देखिए ये छोटे छोटे से इंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर इस प्रकार से अंदर की साइड कॉइल्स बनाई जाती है और ऐसी बहुत सारी कॉइल्स इसके अंदर आपस में जुड़ी हुई होती है। इसका उपयोग हम मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं, यानी आपने देखा होगा कहीं कहीं आपके कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे इंडक्टर्स आते हैं, तो वहां पर हम इनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक और है थिन फिल्म लेयर फिल्म इंडक्टर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे वहां पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, यहाँ पर केवल एक ही लेयर्स होती है जो कि कॉपर वायर की होती है। ये भी आपके मोबाइल सर्किट्स आदि में जो यूज करते हैं उसके लिए काम में आता है, जहां बहुत कॉम्पैक्ट उसका कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत कम जगह पे हमें इंडक्टर लगाना होता है। ठीक है, ये आपके इंडक्टर के प्रकार थे, जो मेन स्टार्टिंग के 4 थे वो मैंने आपको बता दिया और आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात। देखिए प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है,
जो हमारा इंडक्टर होता है उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम प्रतिघात बोलते हैं। अब देखिए प्रतिघात क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब इंडक्टर के अंदर फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है तो वहां पर एक काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यानी एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो उसकी उत्पत्ति का विरोध करता है। तो ये जो विरोध है वो उसमें परिपथ में बाधा के रूप में रिप्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिघात। देखिए जब हम किसी कॉइल को डीसी सोर्स से जोड़ते हैं, देखिए इस डायग्राम में दिया हुआ है, जब हम किसी कॉइल को डीसी सोर्स से जोड़ते हैं तो डीसी सोर्स में धारा का मान स्थिर होता है, और धारा का मान स्थिर होने के कारण वहां पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं है तो वहां पर 100 पेरेंट की या काउंटर ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, आपका परिपथ ओम के नियम के पालना करेगा, और जो धारा में अवरोध होगा वो इस कुंडली के प्रतिरोध के कारण होगा ओनली। मगर इसी परिपथ में मैं इस सोर्स को हटाकर सेम मान के एसी सोर्स से रिप्लेस कर दूं तो यहां पर क्या होगा, धारा का मान हर सेकंड में चेंज होता है, और हर सेकंड में चेंज होने के कारण यहाँ फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, काउंटर ईएमएफ या प्रेरी आपका इंडक्शन जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होगा, और वो क्या करेगा, इसके उत्पत्ति का विरोध करेगा। तो ये इस तरह से धारा प्रवाहित करेगा जो इसके इस धारा के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिससे क्या होगा, मेरी टोटल जो करंट है वो अब घट जाएगी। तो देखिए यहाँ जैसे कि 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही थी, अब यहाँ पर धारा क्या होगी, कम प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पीयर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रतिघात भी हमारे परिपथ में आया है और प्रतिरोध भी आया है, क्योंकि प्रतिरोध तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा क्या होगा, एसी के कारण प्रतिघात भी इस परिपथ में आ गया है। तो इसलिए इन दोनों के विरोध के कारण यहाँ पर क्या होगा, धारा का मान कम हो जाएगा। जो प्रतिघात होता है उसे XL से, जो इंडक्टिव प्रतिघात होता है उसे XL से दर्शाया जाता है, और इसका मात्रक भी ओम होता है। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपका 2πfL। यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी है परिपथ की, और L यहाँ पर इसका इंडक्टेंस है, जितनी आपने जिस इंडक्टेंस की आपने कॉइल यहाँ लगाई है। अब देखिए किसी भी परिपथ में अगर मेरे को टोटल वहां पर जो बाधा है वो ज्ञात करनी है, तो जो आपका रेजिस्टेंस और जो प्रतिघात होता है इन दोनों का आप बोल सकते हो कि ये दोनों मिलकर वहां पर बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इन दोनों के कंबाइंड रूप को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिबाधा। यानी किसी भी परिपथ में टोटल बाधा जो होगी ऐसी ऐसी लगाने पर इंडक्टिव सर्किट में वो प्रतिबाधा कहलाती है। प्रतिबाधा आपकी रेजिस्टेंस और प्रतिघात दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। और प्रतिबाधा का आपका निकालने का फॉर्मूला होता है R² प्लस